गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 का नाम है दक्षिण भारत के राज्य। इसके पहले हमने यहाँ पल्लव वंश तक की जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, हम पल्लव शासनकाल की विशेषताएं देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें विशेषता है इसकी, पल्लवों का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था। यानी क्या था, उनके टाइम पे जो उनका शासन था वो बहुत ही प्रबंधित था, बहुत ही सुव्यवस्थित था। दूसरा, इनके काल में शिक्षा, साहित्य एवं कला की उन्नति हुई, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण पल्लवों द्वारा बनाया गया कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र है। क्या हुआ है पल्लवों के शासनकाल में? शिक्षा और साहित्य की दिशा में ज़्यादा उन्नति हुई है। तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण क्या दिया गया है? कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र। फिर दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं, यहाँ की स्थानीय भाषा तमिल थी, जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई है। पल्लव वंश के शासनकाल में कौन सी भाषा थी? तमिल भाषा थी, है ना। उसी भाषा में यहाँ साहित्य की रचना की गई है। चौथा है, अधिकांश पल्लव राजा भगवान शिव के भक्त थे तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि पल्लव वंश में सबसे ज़्यादा किस भगवान की पूजा होती थी? भगवान शिव की पूजा होती थी और सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म पर जोर दिया जाता था। पाँचवा है, पल्लवों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें कांची के धर्मराज व कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम में समुद्र तट पर चट्टान को काटकर बनवाए गए रथ मंदिर हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि पल्लवों के शासनकाल में बहुत से अनेक मंदिर बनवाए गए थे ना, जिसमें से 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन सा? कांची का धर्मराज और कैलाशनाथ मंदिर, है ना। और महाबलीपुरम में जो समुद्र तट पर चट्टान को काट कर बनवाया गया था रथ मंदिर। इसके बाद आता है दूसरा वंश, राष्ट्रकूट। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन के सामंत दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। किसने नींव डाली थी राष्ट्रकूट वंश की? चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन के सामंत दांती दुर्ग ने, है ना। किसने डाली थी? दांती दुर्ग, जो कहाँ के किसके सामंत थे? चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन के सामंत थे। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में अपनी शक्ति तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते थे। ये किसके लिए जाने जाते थे? दक्षिण भारत में अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए। कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, राजा ध्रुव, धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष व कृष्ण द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। जिस प्रकार पल्लव वंश में कुछ प्रमुख शासक थे, वैसे ही राष्ट्रकूट वंश में भी कुछ प्रमुख शासक थे, जिनके नाम क्या क्या हैं? कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, राजा ध्रुव, धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय। इनकी राजधानी मान्यखेट थी। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट। कन्नौज तथा उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूटों को गुर्जर, प्रतिहार व पाल वंश से सतत संघर्ष करना पड़ा। इनको क्या करना पड़ा? कन्नौज और उत्तर भारत पर अपना अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूटों को गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश से अत्यधिक युद्ध करना पड़ा, जिससे उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। सन 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूटों की शक्ति का दमन किया व उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। जब इन लोगों ने गुर्जर, प्रतिहार व पाल वंश से अत्यधिक युद्ध किया तो इनकी शक्ति जो थी वो बहुत कम हो गई, बहुत क्षीण हो गई। और सन 973 में चालुक्य शासन, जिसका नाम क्या था? तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक किसको? कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट की शक्ति का दमन कर दिया और उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर दिया। किसने अधिकार कर लिया? कर्क द्वितीय को परास्त कर दिया और तैलप द्वितीय जो चालुक्य शासक था, उसने राष्ट्रकूट का शासन अपने हाथ पे ले लिया। यहाँ देखिए, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण पहाड़ी को काटकर करवाया था। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय माना जाता है। तो एलोरा की गुफा में जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट के जो राजा थे, राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने। अब देखते हैं हम राष्ट्रकूट शासनकाल की विशेषताएं।